तमस्खर उड़ाता है तो वो अपने आप को भी तमस्खर के लिए एक्सपोज करता है। जिस तरह हर एक शख्स को अपने नाम, अपने कबीले, अपने शनाख्त के हवाले से तज़हीक पे दुख होता है, अगर काजी साहब को कोई काजी होने पे तमस्खर उड़ाएगा तो लाज़िमन उनको भी तकलीफ होगी। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस कंडक्ट को मिसकंडक्ट गर्दानती है और ये रेशियल कमेंट्स गर्दानती हैं और हम इसकी मजम्मत करते हैं। दूसरी बात, उमेर न्याजी साहब मौजूद हैं, पिटिशनर थे लाहौर हाई कोर्ट में। हमने चैलेंज किया था कि रिटर्निंग अफसरान जो है 4 दफ़ा जो गुज़िश्ता हमारे इंतखाबात हुए उसमें अदालती अफसरान जो है रिटर्निंग अफसर थे, लेकिन इस दफ़ा इलेक्शन कमीशन ने फेयर और फ्री इलेक्शन कराने के लिए उन इंतज़ामी अफसरान की खिदमत हायर की जो आए रोज़ हमारे खिलाफ 144 और 3 MPO लगाते हैं। और चूंकि उनका कंडक्ट हालिया 16-20 माह में वाज़ेह तौर पर पूरे कौम के सामने आया, तो हमने चैलेंज किए लाहौर हाई कोर्ट में, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के उस हुक्मनामे को मुअत्तल किया। ये एक इंटरलॉक्यूटरी आर्डर था। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जाती है और सुप्रीम कोर्ट उस इंटरिम आर्डर का हतमी फैसला कुछ इस अंदाज में करती है कि काजी फाइज ईसा साहब हमारे फाजिल दोस्त, हमारे वकील और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक कायद हैं, उनको तमीन अदालत का नोटिस जारी करती है कि जी ये भी आपने इन आरोस पे अदम एतमाद करके इलेक्शन के प्रोसेस में रुकावट डाली है और तमीन अदालत का नोटिस इनको जारी होता है। अब उन आरोस ने जो काजी साहब के मंजूर शुदा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 1200 कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए हैं। क्या ये जिम्मेदारी उस चीफ जस्टिस की नहीं बनती है कि जिनको वो लगवाने पे तुला हुआ था उनसे ये भी बासपुरस करें कि क्यों कर आपने इस तरह लघु बेबुनियाद बुनियादों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी रिजेक्ट किए। आप सबको आगाह कर दें कि अपीलें हमारी समाअत के लिए मुकर्रर हैं और इन नताइज से आपको वाज़ेह हो जाएगा कि ये इक़दाम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर रखने की एक कोशिश है। आप लोग देख रहे हैं कि कोशिशें हो रही हैं कि हमसे बला छीना जाए। सबसे पहले एक मबनी पर बदनीयती हुक्म इलेक्शन कमीशन ने जारी किया और उन्होंने बल्ले का निशान जो है हमसे छीनने की कोशिश की, जिसको हमने, चूंकि इलेक्शन हमारे इंट्रा पार्टी पेशावर में हुए थे, तो यूं इस टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बुनियाद में हमने पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किए। सिंगल जज साहब चूंकि छुट्टियों में मौजूद थे, पेशावर हाई कोर्ट में रिट 2 जज साहिबान सुनते हैं, छुट्टियों में अगर DB ना हो तो सिंगल जज सुन सकता है। हमारा मैटर सिंगल जज साहब के सामने लगा और सिंगल जज साहब ने फरीकेन को हमारी पिटीशन को सुनने के बाद उसमें हुक्म इम्तनाई जारी किया। 9 तारीख को हमारा केस लगा हुआ है मेन, जो डिवीजन बेंच के सामने आएगा। इलेक्शन कमीशन को जल्दी पड़ गई कि क्यों कर इनको बल्ले का निशान मिला, तो उन्होंने जनाब दोबारा दरख्वास्त लगाई कि जी जल्दी सुनवाई हो और फिर दूसरे जज साहब के सामने ये मैटर लग जाता है और वो जज साहब हमें सुने बगैर अदालत अपील का किरदार अदा करते हैं। सिंगल जज का ऑर्डर डिवीजन बेंच जो है मजाजती के विकेट करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी मैं विकेट कर रहा हूं। अब अगर वो 9 तारीख तक इंतजार कर लेते या इलेक्शन कमीशन इंतजार कर लेती तो कौन सा आसमान गिर पड़ जाता, पूरा मुकदमा ही फैसला हो जाता। हमारा हक बनता रिट अलाउ हो जाती, हमारा हक न बनता रिट खारिज हो जाती।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है तवीन अदालत के हियरिंग में कि जी हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के अहकाम दिए हैं। बल्ला चीना जा रहा है, सिंगल बेंच के ऊपर सिंगल बेंच बैठ जाता है, नजर नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। थोड़ी सी प्लीज खामोशी। फिर आप देखते हैं कि जब ये समाअत सुप्रीम कोर्ट में होती हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग तक महदूद नहीं है, लाइव टेलीकास्ट हो रही हैं दुनिया भर में। पाकिस्तानी और दीगर अक़वाम से वाबस्ता लोग इनको देख रहे हैं। हमारे वकला को एक्सक्यूज मी बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं बार बार ठोका जाता है, बार बार सवाल, और जब बात करते हैं कि जी आप तकरीर मत करें और मिसिंग पर्सन की बात होती है तो जो रिमार्क्स आते हैं वो रिमार्क्स जो हैं वो रिमार्क्स प्रीटी अनवारंटेड होते हैं, कमेंजरेट नहीं होते हैं सुप्रीम कोर्ट के शान के सामने कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के रिमार्क्स जो हैं, और फिर माइंड भी डिस्क्लोज हो जाता है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि अभी मुकदमा ज़ेर समाअत है, क्योंकि आज हम जेल में रहे काफ़ी अरसा, में इल्म नहीं है कि नवाज शरीफ जो है उसको रिलीफ दे दिया गया या नहीं दिया गया, और जिसका दिए जाना ऐन मुतवक्के हैं। अदालतें जो हैं दड़ादड़ मन्नो ठन्नो की हिसाब से नवाज शरीफ को रिलीफ दर रिलीफ दे रहे हैं। उनकी टाइम बार्ड अपीलें रेस्टोर होती है, फिर उनमें सुनवाई होती है, फिर वो बरी होते हैं एक के बाद दीगरे। फिर रिटर्निंग ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पामाल करता है जो पानामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये डिस्क्वालीफाइड है और इसके कागजात नामजदगी एक्सेप्ट होते हैं। लेकिन चूंकि इनको इदराक है कि ये चैलेंज होना है तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई जाती है। यही डिस्क्वालिफिकेशन खान साहब की भी है। हमारा केस नहीं लग रहा है, नवाज शरीफ साहब के केस के लिए 7 मेंबर बेंच बना दिया गया, और साथ में जो कमेंट्स आ रहे हैं उससे तो फैसला वाज़ेह हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ये भी नज़रअंदाज करती है कि ये वो शख्स है जो 4 साल मुजरिम इश्तिहारी रहा, और जब पाकिस्तान आता है तो रेड कारपेट वेलकम किया जाता है, मीनार पाकिस्तान में जलसा कराया जाता है, और फिर पूरा निज़ाम नवाज शरीफ के आगे सरनगू हो जाता है। हम ये सवाल करने में हक बजानिब हैं कि ये कौन सा अदालती मयार है। इस पेशे से तो हम भी वाबस्ता हैं, पूरी जिंदगी हमने कानून की लर्निंग को दी है, हमने तो ऐसे फैसले, ऐसे अदालती कंडक्ट को नहीं देखा है। और अदालती ये न भूलें कि तवीन अदालत के नोटिस जारी करके वकला को डराया जा सकता है। हम अदालतों की ताज़ीम करते हैं, इज्जत करते हैं, हम डरते नहीं अदालतों से। और ये ज़बान जो है जो किसी भी जज साहब की हैं, वो जब तक आदाब और तहजीब के दायरे में होती हैं हम 10 गुना कोरन से बजा लाते हैं। लेकिन जहाँ पे वो तमस्खर उड़ाएगी तो फिर हमारी ज़बान जो है इसको कोई लगाम नहीं डाल सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बियाफ पे, इमरान खान साहब के बियाफ पे हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा पर मुकम्मल अदम एतमाद का इज़हार करते हैं। हम समझते हैं कि वो हमारे साथ हमारे साथ रवा रखे गए रवैये को हमारे ज़हन में हमें याद दिलाता है कि जब उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ और उनको पता है कि ये रेफरेंस उस वक्त के जनरल बाजवा ने दायर किया था, जिसमें कलीदी किरदार जनरल फैज ने अदा किया था, लेकिन वो जब चीफ जस्टिस बने तो हमने इसको रिग्रेट किया
हम चाहते थे कि हम निज़ाम के साथ, अदालतों के साथ चलें और तलखियों को बुला दें, लेकिन हम एक तरफ देख रहे हैं उदय पेपर मिल का फैसला आता है इसी अदालत से, फिर हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स के जो ट्रायल हो रहे थे, जो कानून साजी की गई थी आर्मी एक्ट 1952 और 1923 के जो एक्ट हैं जिसके तहत साइफर के ट्रायल हो रहे हैं, उन कवानीन को कलअदम करार दिया, ट्रायल को जो है वो कलअदम करार दिया और मिलिट्री ट्रिब्यूनल को खिलाफ कानून डिक्लेयर किया। ये वो फैसला था जिससे रूल ऑफ लॉ को इस्तेहकाम मिला। सिविलियन के ट्रायल आप फौजियों से करा रहे हैं जो एग्रीव्ड भी है और जिनको आप जज भी बना रहे हैं, जिनके गवाह भी उनके हैं और उनको आप सज़ा का इख्तियार भी दे रहे हैं। ये निज़ाम बर्मा में और इजिप्ट में है, किसी भी दूसरे सिविलाइज्ड मुआशरे में नहीं है। अब इसके खिलाफ अपील आती है तो अपील के लिए बेंच बनाते हैं फाजिल चीफ जस्टिस साहब। मियाँ नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ जाते जाते ये तोहफा भी दे गए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जिसके तहत सीनियर मोस्ट 3 जज साहिबान जो हैं वो बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो इसके लिए अपील बेंच जो थी उसमें एजाजुल हसन साहब की कोई राय जो है न ली गई, न कोई बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस हुई, और जिसपे फाजिल जज साहब ने लेटर भी लिखा। अब जो ही वो बेंच बनता है वो भी 6 मेंबर का बेंच, जिसमें से 1 डाइसेंट देती है और 5 वर्सेस 5 उस ऑर्डर को सस्पेंड किया जाता है। यानी कि फौज की अदालतों में ट्रायल को जो है दोबारा शुरू कराया जाता है। ये किस तरह का इंसाफ है? आप मुनसिफ हैं, लेकिन ये कानून जो है ये तो रियासत की अमानत है, इसकी इस तरह की इंटरप्रिटेशन और फिर इंटरलॉक्यूटरी स्टेज पे, इंटरिम स्टेज पे आप कह रहे हैं कि जी ट्रायल कंक्लूड करें। ये बेंच जो है फाजिल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के इस लेटर के तनाजर में हम समझते हैं कि कानून के मुताबिक नहीं बना है, तो लिहाजा इसका आउटकम या फैसला जो है वो एक वैलिडली कॉन्स्टिट्यूटेड बेंच का फैसला तस्वुर नहीं होगा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि हम जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और जब हियरिंग हो रही है कि जी और जब हमारे साफी दोस्त का जिक्र होता है इमरान रियाज कि जी ये कौन है, और फिर उनके लाने न लाने पे, और फिर जब चीफ साहब ये कहते हैं कि ऑनरेबल जज साहिबान को बिठा के, तो खान साहब का क्यों नहीं लग सकता है? क्या चीज हम अरमाने हैं? क्यों हमें इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है? आर्टिकल 25 आईन पाकिस्तान यही तो कहता है कि किसी बुनियाद पे तफरीक नहीं होगी, न जेंडर पे, न रिलीजन पे, न जबान पे, न नस्ल पे। ये तफरीक नहीं है तो क्या है? और आखिर में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये था कि हम पूरे मुल्क को और तमाम पाकिस्तानियों को ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब की अदालत से इंसाफ के मामले में मुकम्मल मायूस हो चुकी हैं। हमने काफ़ी तहम्मुल से काम लिया, हम मज़ीद तहम्मुल का मुज़ाहरा करते, लेकिन अगर हमारे वकला का तमस्खर न उड़ाया जाता, हमारी पार्टी की तज़हीक न होती, हम जेलों में हैं, जेलों में मज़ीद रहेंगे। आप ज़रा खामोश हो जाएं प्लीज़। जेलों में रहने को तैयार हैं,
जेलों में जाने को तैयार हैं, हम कंटेम्प्ट में हैं और मजीद कंटेम्प्ट भुगतने को तैयार हैं। न तमस्खुर की इजाज़त दे सकते हैं, न तस्दीक की इजाज़त दे सकते हैं, और न हम पे हमें कोई रिडिक्यूल करें। अदालतें इज्जत और ताज़ीम के काबिल हैं, और काजी का काम इंसाफ करना है। काजी का काम ये नहीं है कि कभी मेरे नाम पे सवाल उठाएं, कभी मेरे काम पे सुन लें, खारिज कर दें, लेकिन खुदारा हमारा तमस्खर न उठाया जाए। इन गुजारिशात के साथ आपके बैठने का यार, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मेरे साथ फोकल पर्सन है, मैं मरकजी सेक्रेटेरिएट में बैठा हूँ। तो यूट्यूबर भी तो बड़े अच्छे साफी हैं, हमें तो यूट्यूबर ने मशहूर किया है। आप करें ना भाई, करें। एक ग्रुप है, इमरान खान का ग्रुप है, ये बाकी से। अब देखिए मोहतरम, मैंने इब्तिदा में एक्सप्लेन किया कि गौर साहब को पता नहीं था, हम आए और हमने लेटेस्ट आपको अपडेट किया। अब आप अगर आप ग्रुप बना रहे हैं, आपकी मर्जी है, आगे चले जी। वो जब उसको अच्छे जर्नल का खिताब दे रहे था तो खान साहब जो हैं उनको इल्म नहीं था कि ये पीठ पीछे इसने खंजर हाथ में छुपाया हुआ है। गुजारिश ये है कि पहली बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में एक मिसाल दें जहाँ पर किसी औरत या मर्द को घसीटा गया हो, एक मिसाल दें। कोई मिसाल नहीं है। हमारे हजारों लाखों वर्कर को जो है घरों से धकेला गया, निकाला गया, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। 25 वर्कर हमारे शहीद हुए, 100 को गोलियां लगी, 4 तहायात माजूर हैं, अपाहिज, 9 मई का डकौसला है। और अभी आप देख रहे हैं ये कोई इंसानियत है? ये चीना जब्ती, ये उम्मीदवारों का अगवा, ये कागजात नामजदगी लेकर जाना, ये खवातीन के साथ जो जमशेद दस्ती का वाक़या होता है, ये जो अमार फारूक का जो वक़ुआ होता है, ज़िले शाह का वाक़या होता है, वज़ीराबाद में खान पे गोलियां बरसाई जाती हैं, आज भी हमारे हज़ारों कारकुन नज़रबंद हैं। ऐसी मिसालें आपको किसी दौर में नहीं मिलेंगी। और अगर उनके साथ जो रवैया था वो भी बाजवा का था और उसने अपनी एक्सटेंशन हासिल कर ली तो, और इन्होंने वोट भी दे दिए। या मैं जो बयान दे रहा हूं अभी ताज़ा तरीन, खान साहब, मैं दोबारा कहता हूं, उमेर नियाज़ी साहब मेरे साथ मौजूद है, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूं। मैं खान साहब के हिदायत के तहत फ़ौरन बाकी आए हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी, तो लिहाजा ये हमारा लेटेस्ट नैरेटिव है और इसी को आदमी समझा जाए। आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली, एक बंदे का नाम लिया, एक का जिक्र हुआ। अगर आप इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, आपकी मर्जी है। देखिए, आपको मैं ये एक क्लियर कर दूं, आप क्यों मतलब मेरे और चेयरमैन साहब के बयान को आपस में जक्सटापोज कर रहे हैं। चेयरमैन साहब का बयान जब वो ये खान साहब के लेटेस्ट हिदायत हैं,
और ये हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपने सुना कि उसको उठाया गया? हो सकता है वो किसी काम के, देखिए आप यार मेरी बात सुनो, ये कोई सवालात हैं, आप वो सवाल करें जो आप बताएं जहांगीर। बल्ला हमारे पास होगा, 9 तारीख को इसकी समाअत है, डिवीजन बेंच इसकी समाअत करेगी। वो फैसला इलेक्शन कमीशन का जो है वो इंतहाई नाकिस और बदनीयती पर मबनी फैसला है, ये सस्टेन नहीं कर सकता है। और अगर बिलफर्ज खुदा न ख्वास्ता ये बल्ले का निशान किसी भी तौर हमसे छीन लेते हैं, हमने आज ही खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI शेरानी ग्रुप के दरमियान इल्हाक को मंजूरी दी है। हमारे पास 2-3 और इंतखाबी निशानात हैं और हमारे पास ऑप्शन हैं, लेकिन इनकी नौबत नहीं आएगी। एक सवाल आज आपने, यार आप उसको छोड़े ना यार, मैं आपको बता दिया मैंने कि उसका वो उस वक्त की बात थी। थैंक यू।